हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनएस। मैं आपकी जूलॉजी ट्यूटर। आज हम लोग पढ़ेंगे पेडिग्री एनालिसिस के बारे में। पेडिग्री एनालिसिस क्या है, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पेडिग्री क्या होता है। ठीक है, पेडिग्री क्या होता है। पेडिग्री जो है एक ऐसा समझ सकते हैं आप, फ्लो चार्ट होता है या एक ऐसा चार्ट होता है, फैमिली चार्ट। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि किसी एक इंडिविजुअल है, उसके कुछ जो जनरेशन्स हैं उनके बारे में पहले स्टडी की जाती है। उन्हें जो है अच्छे से एनालिसिस उनका किया जाता है और उनके कुछ कैरेक्टर्स हैं, ट्रेड्स हैं, उनको एनालाइज किया जाता है। एंड उस बेसिस पे अगर कोई जेनेटिक इनहेरिटेंस है, ठीक है, तो वो किस पैटर्न पर होगा, उस अकॉर्डिंग उनके जो जनरेशन्स हैं या उनका जो है वो एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो पेडिग्री है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जिसके थ्रू एनालिसिस जो है वो किया जा सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो गए, जेनेटिक डिजीजेस हो गए, इनकी क्या फ्रीक्वेंसी हो सकती है, इनकी क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट जनरेशन फ्यूचर जनरेशन में किस तरह की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, इन सारी चीज़ों को प्रिडिक्ट करने के लिए, इन चीज़ों को एनालाइज करने के लिए पेडिग्री जो है वो बनाया जाता है। पेडिग्री जो है उसकी एनालिसिस की जाती है। अब पेडिग्री में क्या होता है बहुत सारे सिंबल्स जो है वो यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एंड ये सिंबल्स जो है डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्क्वायर बॉक्स ये रिप्रेजेंट करता है मेल को, सर्कल ये रिप्रेजेंट करता है फीमेल को। अगर कुछ इस तरीके से बना हुआ है, मतलब ये मेल है, ये फीमेल है, इनके बीच में एक लाइन अगर बना हुआ है मतलब इनके बीच में मैरिज हुआ है एंड ये इनके चिल्ड्रन हैं। ठीक है, ये एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। अब अगर कहीं पे ऐसा कुछ दिया है तो इसका मतलब होता है डेथ, कि उस इंडिविजुअल का डेथ हुआ था, उस ऑफस्प्रिंग का डेथ हुआ था। या फिर मान लीजिए कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ये पूरा कलर रहेगा, तो इसका मतलब ये डिजीज कंडीशन को शो कर रहा है। ठीक है, अगर नॉर्मल जो सिंबल है वो बना हुआ है, इसका मतलब वो नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल है। ठीक है, ये एग्जाम्पल के लिए हम आपको समझा रहे हैं। अगर मान लीजिए कहीं पे ऐसा कुछ दिया हुआ है, इसका मतलब होता है कैरियर। ठीक है, कैरियर का मतलब क्या होता है, कैरियर का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई इंडिविजुअल जो कि उस इंडिविजुअल के अंदर वो अलील प्रेजेंट है जो कि फ्यूचर जनरेशन में जा सकती है, उसके ऑफस्प्रिंग को अफेक्ट कर सकती है, उसके ऑफस्प्रिंग को डिजीज कॉज करा सकती है, लेकिन फिलहाल ये डिजीज नहीं है, ये सिर्फ कैरियर है। तो कैरियर में क्या होता है, कैरियर में ये होता है कि कैरियर जो है खुद हेल्दी रहेगा, उसके अंदर वो डिजीज नहीं शो होगा, लेकिन उसके पास वो अलील प्रेजेंट है जो कि अपने ऑफस्प्रिंग में अगर जाए तो उसको डिजीज करा सकता है। ठीक है, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हीमोफीलिया के थ्रू आप समझ सकते हैं। तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए ये कुछ एकदम बेसिक सिंबल्स हैं, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है उसके बारे में। पेडिग्री क्या है ये आई होप आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए, अब
पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है, ठीक है। तो जो नेचर ऑफ जीन है, जीन किस तरीके से प्रेजेंट है, आप जानते हैं कि जीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जीन ही वो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है जिसके थ्रू कैरेक्टर्स जो है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आते हैं। अब ये जीन जो है इसके अंदर अलील प्रेजेंट होते हैं, अलील के कॉम्बिनेशन के बेसिस पे वो जो जीन है वो क्या होगा, वो होमोजाइगस कंडीशन हो सकता है, हेट्रोजाइगस कंडीशन हो सकता है। होमोजाइगस में भी होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव, ये सारी चीजें होती है। अब मान लीजिए अगर कोई जीन है उसमें म्यूटेशन आ गया है, उसमें किसी भी तरह से क्या हो गया है, म्यूटेशन हो गया है, एंड वो जो है अल्टर्ड हो गया है, इन शॉर्ट वो अल्टर्ड हो गया है। तो अगर वो जीन किसी डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो अल्टर्ड जीन, वो मॉडिफाइड जीन, वो म्यूटेटेड जीन, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि वो अपने फ्यूचर जनरेशन में किस तरह से ये पास ऑन होगा। एंड अगर उस तक आया है तो वो डायरेक्ट तो आएगा नहीं, या फिर अगर आया भी है, वैसे ज्यादातर जो है वो अपने जो पास्ट जनरेशन होते हैं, ठीक है, अपने पेरेंट्स से उनके अंदर वो जीन आया होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जो जो जनरेशन्स हैं, ठीक है, और फॉर एग्जांपल जो पास्ट जनरेशन्स हैं उनके अंदर जो पेरेंट्स हैं उनके अंदर नहीं होता है वो म्यूटेटेड जीन, एंड उस इंडिविजुअल के अंदर, उस ऑफस्प्रिंग के अंदर वो म्यूटेटेड जीन प्रेजेंट होता है। उसके लिए बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, कुछ म्यूटाजेंस हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, किसी तरह का स्ट्रेस हो सकता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो किस तरह से ये जो पासेस है, ये जो फ्लो है जीन का, ये कैसे हुआ है, इस चीज को समझने के लिए पेडिग्री जो है वो हेल्पफुल होता है, ठीक है। अगर उस इंडिविजुअल में आया है तो क्या उसके फ्यूचर जनरेशन में जाएगा, अगर उस इंडिविजुअल में वो म्यूटेटेड जीन प्रेजेंट है तो क्या उनके पेरेंट्स में भी वो प्रेजेंट था, उनके ग्रैंड पेरेंट्स में प्रेजेंट था, ये सारा चीज का जो एनालिसिस है ये पेडिग्री में होता है। तो अगर हम लोग पेडिग्री की बात करें, पेडिग्री एनालिसिस की बात करें, तो जो नेचर ऑफ जीन है जहाँ पे डोमिनेंट, रिसेसिव, को डोमिनेंट, इसको पता लगाया जाता है आफ्टर द एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट फ्रॉम द कंट्रोल क्रॉसेस, ठीक है। एंड इसमें ये नहीं पॉसिबल है कि ह्यूमंस में या फिर स्पेसीज विद द लॉन्ग जनरेशन टाइम ये किया जा सके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसकी बात है। पेडिग्री जो है शॉर्ट जनरेशन तक ही इसका जो एनालिसिस है वो किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई ह्यूमन है एंड उसके जो है 20th जनरेशन तक का जो भी उसका जो प्रिडिक्शन है या जो एनालिसिस है वो किया जा सकता है कि उसके 20th जनरेशन फ्यूचर वाले वो कैसे हो सकते हैं। तो कुछ जनरेशन तक के लिए ये हेल्पफुल होता है एंड ये यूजफुल होता है। सो इम्पॉर्टेंट अल्टरनेट अप्रोच जो कि पेडिग्री के एनालिसिस के बारे में बताए गए हैं वो कौन कौन से हैं, उसके अंदर ये चीजें बताई गई हैं कि जो फिनोटाइपिक डाटा है वो सेवरल जनरेशन में सबसे पहले कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद एक चार्ट है जिसमें डिफरेंट सिंबल्स जो है वो यूज किए जाते हैं ताकि किस चीज को बनाया जा सके, पेडिग्री चार्ट को बनाया जा सके। उसके बाद केयरफुल एनालिसिस किया जाता है इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए, इस चीज को डिटरमाइन करने के लिए कि कोई अगर ट्रेट प्रेजेंट है तो वो ट्रेट कैसा है, वो ट्रेट कैसा है, डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब अगर आप पेडिग्री, आई होप आपको पेडिग्री समझ में आ गया। अब आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जो कि आपको ट्रेड्स के बारे में पता होने चाहिए। ट्रेड मतलब होता है कैरेक्टर, ठीक है। कैरेक्टर किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जीन द्वारा। जीन में अब वो ट्रेड जो है वो डोमिनेंट हो सकता है, रिसेसिव हो सकता है, ऑटोसोमल हो सकता है एंड एलोसोमल हो सकता है। ये चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए पेडिग्री एनालिसिस में बहुत सारे चीजें जो है उनको हम लोग
रेफरेंस के तौर पे लेते हैं और उससे बहुत सारी चीजें जो है हमें पता लगती है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि अभी हम लोग पढ़े हैं कि नेचर ऑफ जीन कैसा है, इसके एनालिसिस को किया जाता है थ्रू कंट्रोल प्रोसेस। ये पॉसिबल नहीं है ह्यूमन या स्पेसीज में लॉन्गर जनरेशन के लिए। फिनोटिपिक डाटा जो है सेवरल जनरेशन में पहले कलेक्ट किया जाता है, फिर सिंबल्स का यूज करके पेडिग्री चार्ट बनाया जाता है। केयरफुल एनालिसिस इस चीज का किया जाता है कि जो ट्रेट है वो किस तरह का है, डोमिनेंट है या रिसेसिव है। तो अगर हम लोग पेडिग्री चार्ट्स की बात करें कि पेडिग्री चार्ट आखिर होता क्या है, तो ये एक ऐसा डायग्राम है जो कि शो करता है फिनोटाइप को और जीनोटाइप को फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एंसेस्टर, कि एंसेस्टर्स में कैसे वो थी। उसके बाद ये यूजफुल होता है इन ह्यूमन फैमिलीज ताकि ट्रैक किया जा सके किस चीज को, जेनेटिक डिजीज को, एंड ये किस तरह से किसी स्पेसीज में ये जेनेटिक डिजीज, ये इनहेरिटेड ट्रेट किस तरह से पास ऑन हो सकता है, इसके एनालिसिस के लिए ये हेल्पफुल होता है। इसी के साथ में ये यूजफुल होता है to determine the mode of the inheritance of a particular disease or trait and to predict the probability of its appearance among the offspring. पेडिग्री एनालिसिस इस वजह से एक इम्पॉर्टेंट टूल होता है बेसिक रिसर्च वर्क में एंड जेनेटिक काउंसलिंग में। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो इससे पहले कि आप पेडिग्री पढ़ें, कुछ चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। पेडिग्री क्या है ये समझ में आ गया है। पेडिग्री एक चार्ट है जो कि सिंबल्स का यूज करता है। ये कैसे बनाया जाता है, पहले कोई एक इंडिविजुअल है उसके एंसेस्टर्स का जो डाटा है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है, उसके बेसिस पे उनके जो जनरेशंस हैं, फ्यूचर जनरेशंस, उनके बारे में जो ट्रेट हैं वो किस तरह से पास ऑन हो सकते हैं। अगर कोई डिजीज है उस पर्टिकुलर डिजीज के रेफरेंस में उनके एंसेस्टर से क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो उनके फ्यूचर जनरेशन में आएगा या नहीं आएगा, क्या है, इन सारी चीजों को पढ़ने के लिए यूज होता है। अब ट्रेड की अगर हम लोग बात करें तो ट्रेड डोमिनेंट हो सकते हैं, रिसेसिव हो सकते हैं। उसी के साथ में ट्रेड जो है, एक और चीज है कि जीन है ना, जीन रिस्पॉन्सिबल है कैरेक्टर के लिए। जीन कहाँ प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम पर होता है। इसी जीन से ट्रेड रिस्पॉन्सिबल होता है ना, क्योंकि जीन किसी ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्रोमोसोम दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑटोसोमल, एक होता है एलोसोमल। ये सब आपके समझने के लिए, इसको आप नोट मत करिएगा, ठीक है। ऐसा कोई जीन जो कि ऑटोसोमल क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है वो ऑटोसोमल ट्रेट कहलाएगा एंड उसके इनहेरिटेंस के पैटर्न को ऑटोसोमल इनहेरिटेंस कहेंगे या ऑटोसोमल पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस कहेंगे। ऐसा कोई जीन जो कि एलोसोमल क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होगा, जिसे और क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ह्यूमंस में अगर हम लोग बात करें तो मेल में ये XY कंडीशन में होता है, फीमेल में XX कंडीशन। तो अगर इस क्रोमोसोम पर जीन्स प्रेजेंट है, उनका जो ट्रेड है, उनके इनहेरिटेंस के पैटर्न को हमें पढ़ना है, तो उसे क्या कहते हैं, एलोसोमल इनहेरिटेंस। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये समझाना इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि जब अभी हम लोग पेडिग्री को पढ़ लेंगे एंड पेडिग्री में आखिर हम लोग पढ़ रहे हैं तो एनालिसिस पढ़ रहे हैं ना, तो ट्रेड्स कितने तरह के होते हैं,
वो क्या पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को शो करते हैं, उसको जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। चलिए हो गया। तो इंट्रोडक्शन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पेडिग्री आखिर क्यों बनाया जाता है, क्या नीड है पेडिग्री का। तो पेडिग्री को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे पुनेट स्क्वायर्स था ना मेंडल के, जब आप लॉ पढ़ रहे होंगे तो फॉर एग्जाम्पल ये सब आपको ड्रॉ नहीं करना, ये सब समझाने के लिए बता रहे हैं। ये F1 जनरेशन था ना, F1 जनरेशन की जब सेल्फिंग हुई थी तो याद करिए कैसे आप बनाए थे, कुछ इस तरह का बनाए रहे होंगे। तो यहाँ पे मेरे को जो समझाना है आपको ये है कि ये जो स्क्वायर अभी आप बनाए हैं ना, इसी को क्या कहते हैं, पुनेट स्क्वायर या पुनेट चेकर बोर्ड भी कहते हैं। इसका यूज क्या था, इसका ये यूज था ना कि आप कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स चीजों को अच्छे से ड्रॉ कर सके, ताकि प्रोबेबिलिटी आपको पता चल सके कि फ्यूचर जनरेशन में क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग किस तरह के आएंगे। ये तो फिर भी मोनो हाइब्रिड क्रॉस था। डाई हाइब्रिड क्रॉस को याद करिए, उसमें तो 16 कंडीशन आती है, ठीक है, एंड उसमें कितने आसानी से पुनेट चेकर बोर्ड के थ्रू आप ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जीन इंट्रैक्शन पढ़े होंगे, जीन इंट्रैक्शन में डिफरेंट टाइप्स पढ़े होंगे, उसमें डिफरेंट टाइप्स में आप देखे होंगे कि जब सेल्फिंग होती थी F1 जनरेशन का, तो F2 जनरेशन को लाने के लिए पुनेट चेकर बोर्ड्स कितने ज्यादा हेल्पफुल एंड कितने इजीली F2 जनरेशन को एकदम अच्छे से शो करते थे उनके थ्रू, उनके हेल्प के थ्रू। तो समझाने का मतलब ये है कि जैसे जेनेटिक्स में जब हम लोग मेंडल या जीन इंट्रैक्शन की बात करते हैं तो वहां पे पुनेट चेकर बोर्ड्स जो है हेल्पफुल होते हैं, ताकि ऑफस्प्रिंग जो है उनके प्रिडिक्शन हम लोग कर सके कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी, कैसे वो आएंगे। वैसे ही ह्यूमंस में एंड बहुत सारे ऐसे स्पेसीज हैं उनमें पेडिग्री हेल्पफुल होता है। पेडिग्री क्यों हेल्पफुल होता है, इस चीज को समझने के लिए कि जो एंसेस्टर्स थे, अभी जो पेरेंट्स हैं एंड उनकी जो फ्यूचर जनरेशन होगी तो वो कैसी होगी, वो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, उसके लिए जो पेडिग्री है वो इम्पोर्टेंट होता है। ये चीज समझ में आया। चलिए तो पुनेट स्क्वायर क्या है, पुनेट स्क्वायर एंड काई स्क्वायर टेस्ट ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, ताकि ऑर्गेनिज्म जो है जिनका लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग है एंड कंट्रोल्ड मीटिंग है, उनको उनके जो ऑफस्प्रिंग है उनको हम लोग समझ सके, उनकी जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम लोग एनालाइज कर सके। लेकिन ह्यूमन के केस में पुनेट चेकर बोर्ड नहीं बनता है, ह्यूमन के केस में पेडिग्री का यूज होता है। पेडिग्री किस चीज के लिए हेल्पफुल होता है, पेडिग्री स्मॉल फैमिली के लिए हेल्पफुल होता है, इवन लार्ज फैमिली जिनके 20 और फ्यूअर चिल्ड्रन हो उन तक के लिए पेडिग्री एनालिसिस बहुत ही फ्रूटफुल मेथड होता है। अनकंट्रोल्ड मेटिंग हो गया या फिर हेटेरोजाइगस कंडीशन हो गया, वहां पे भी पेडिग्री एनालिसिस हेल्पफुल होता है। फेलियर टू ट्रूथफुल आइडेंटिफाइड परसेंटेज, ठीक है, तो अगर कोई ट्रूथफुल आइडेंटिफाइंग परसेंटेज है तो वहां पे जो है इसका ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है कि ये जो है रिजल्ट को शो कर सके। लेकिन हाँ एक चीज है कि पेडिग्री हमेशा 100% ट्रू नहीं होता है, ठीक है। तो पेडिग्री के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। पहली चीज ये होता है कि बहुत बड़े लार्ज फैमिली में ये एप्लीकेबल नहीं होता है। दूसरी चीज ये सही से मतलब एप्लीकेबल क्या मतलब बहुत सही रिजल्ट नहीं दे पाएगा। दूसरी चीज ये बहुत ज्यादा जनरेशन हो गए तो वहां पे भी ये सही रिजल्ट नहीं दे पाएगा। उसके बाद जिसका जो परसेंटेज है वो हमेशा 100% एक्यूरेट रिजल्ट नहीं शो करता है, ठीक है, कभी कभी। तो ये सारी चीजें इनके बारे में है।
उसके बाद अब अगर हम लोग बात करें, ये सब आप ड्रॉ मत करिएगा ना, क्योंकि ये सब आपको समझाने के लिए था। तो पेडिग्री सिंबल्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, पेडिग्री सिंबल्स क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो पेडिग्री सिंबल में अगर हम लोग स्क्वायर की बात करें तो ये अनअफेक्टेड मेल को शो करता है, या कह सकते हैं इन शॉर्ट हेल्दी मेल को शो करता है। अगर सर्कल बना हुआ है इसका मतलब ये अनअफेक्टेड फीमेल को शो कर रहा है। कुछ इस तरह का अगर शेप बना है तो इसे सेक्स अनस्पेसिफाइड जो है ये रिप्रेजेंट करता है, मतलब जेंडर नहीं पता है कि जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है, ठीक है। इसके बाद अगर ऐसा कोई सिंबल है तो वो कैरियर को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये पूरा कलर्ड कंडीशन है मतलब अफेक्टेड इंडिविजुअल है, वो उस पर्टिकुलर ट्रेड या डिजीज से वो अफेक्टेड है। उसके बाद अगर कुछ इस तरह से बना हुआ है एंड देन क्रॉस कर दिया गया है, उसको कट कर दिया गया है, मतलब डिक्रीज, मतलब उनकी डेथ हुई है। एंड अगर इस तरह से कोई सिंबल बना हुआ है एंड एरो दिया हुआ है, इसका मतलब ये प्रोबैंड को शो करता है। इसके बाद अगर मेल एंड फीमेल है एंड इनके बीच में एक सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेड है तो ये मेटिंग को शो करता है। अगर डबल लाइन रिप्रेजेंटेड है तो ये जो है जो कजन मैरिज हो गया या फिर कॉन्एंसियस मैरिज हो गया, उनको शो करता है। ये जो है डाइजाइगोटिक ट्विंस को शो करता है एंड ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस के कंडीशन को शो करता है, ठीक है। अब अगर हम लोग पेडिग्री के यूज की बात करें कि पेडिग्री कहाँ कहाँ पे यूजफुल होता है, तो इंडिविजुअल जिनको जो ये चाहते हैं कि वो टेस्ट कराएं फॉर विच थिंग, तो अगर कोई इंडिविजुअल है, अगर उसकी कोई फैमिली हिस्ट्री है किसी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिजीज का एंड वो चाहता है कि उनके एंसेस्टर के बेसिस पे उनके जो आने वाले जनरेशन है उनका वो जो प्रोबेबिलिटी है उसको वो टेस्ट करना चाहता है, उसको वो प्रिडिक्ट करना चाहता है, उसे वो एनालाइज करना चाहता है, तो इसके लिए पेडिग्री यूजफुल होता है। उसी के साथ में अगर कोई सिम्टम्स हैं जेनेटिक डिसऑर्डर के, कि कोई अगर कोई इंडिविजुअल है उसके फैमिली में कोई कुछ जनरेशन्स तक जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो है उनके सिम्टम्स शो हो रहे हैं, तो वो ये प्रोबेबिलिटी को चेक करने के लिए, एनालिसिस के लिए पेडिग्री का चार्ट जो है अपनी फैमिली के लिए वो ड्रॉ या बनवा सकता है। उसके बाद ये कंसर्न जो पैसेज है या जेनेटिक प्रॉब्लम है किस तरह से चिल्ड्रन तक पहुंचेगी, कोई भी कंसर्न ट्रेड है या डिजीज है या फिर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो वो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि ऑफस्प्रिंग्स तक किस तरह से ये पहुंचेगा, उसका परसेंटेज क्या होगा, ये सारी चीजों को प्रिडिक्ट करने के लिए पेडिग्री जो है वो यूजफुल होता है। अब हम लोग ये बार बार कह रहे हैं कि जो डिजीजेस हैं या फिर जो ट्रेड्स हैं उनका इनहेरिटेंस को जो है स्टडी करने के लिए पेडिग्री हेल्पफुल होता है। तो आखिर जो इनहेरिटेंस हैं, जो ट्रेड्स हैं, वो कितने तरह के होते हैं, उनका क्या पैटर्न होता है, वो किस पैटर्न को फॉलो करते हैं, क्या उनका रूल है कि अगर इस टाइप पर्टिकुलर टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है तो वो किस तरह से पास ऑन होगा अपने फ्यूचर जनरेशंस में। तो अगर हम लोग टाइप्स की बात करें तो ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, सेक्स लिंक डोमिनेंट जिसे एक्स लिंक डोमिनेंट भी कहते हैं, सेक्स लिंक रिसेसिव जिसे एक्स लिंक रिसेसिव भी कहा जाता है। उसके बाद वाई लिंक इनहेरिटेंस, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न है जो कि सिंगल जीन डिजीजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑटोसोमल रिसेसिव पेडिग्री को पढ़ेंगे, इसके जो ट्रेट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। ऑटोसोमल रिसेसिव पेडिग्री जो है रेयर टाइप ऑफ ट्रेड होता है जो कि पेडिग्री में शो होता है। रिसेसिव है मतलब ये जनरेशंस को स्किप करेगा। ये जो ट्रेड्स होते हैं ये जनरेशंस को स्किप करते हैं,
ये हिडन होते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशंस में, कैरियर्स में, एंड जब होमोजाइगस कंडीशन आएगी तब ये क्या करेंगे, तब ये एक्सप्रेस होंगे। ट्रेड्स जो हैं इसमें दोनों ही मेल एंड फीमेल इक्वली अफेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि ऑटोसोमल है ना, तो ऑटोसोमल तो मेल एंड फीमेल में एक जैसा ही होता है। ये किसी सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंडेंट ट्रेड तो है नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मेल को या सिर्फ और सिर्फ फीमेल को अफेक्ट करे। इस वजह से ट्रेड जो है मेल एंड फीमेल दोनों को ही इक्वली अफेक्ट करता है। पॉसिबल डिजीजेस जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस या पेडिग्री के अंदर शो होता है वो होता है सिस्टिक फिब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, फिनलकीटोन्यूरिया एंड टे सच डिजीज। अगर हम लोग बात करें सिकल सेल एनीमिया की, तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो आरबीसी है उसका जो शेप है ना वो सिकल शेप हो जाता है, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन को सही से बाइंड नहीं कर पाता है, एंड इस वजह से जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होता है हीमोग्लोबिन का वो डिक्रीज हो जाता है, एंड एनीमिया की कंडीशन होती है। एनीमिया मतलब ऑक्सीजन की डिफिशियंसी, ठीक है, उस इंडिविजुअल में शो होती है। तो आई होप अभी तक जितने भी हम लोग टॉपिक्स को पढ़े हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स को आप पढ़े और समझे, तो आप हमारे नवोदय बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अंदर आपको जियोलॉजी के साथ ही में और केमिस्ट्री एंड जो बॉटनी है उनकी क्लासेस भी मिलेंगी। विद इन 3 मंथ्स आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट होगा। इसी के साथ ही में बहुत सारी चीज़ें जैसे कि ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस, लाइव डाउट क्लास हैंड रिटन नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वन शॉट यूनिट वाइज जो रिवीजन वीडियोस हैं, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे अवेलेबल होंगी। एंड जो कोर्स की वैलिडिटी है टिल द एग्जाम डेट रहेगी। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगी। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है, वहां से DMS एडुकेयर ऐप को डाउनलोड आप करेंगे एंड उसमें आप एनरोल हो सकते हैं। जब आप ऐप को डाउनलोड करेंगे तो वहां पे फ्री स्टडी मटेरियल का सेक्शन मिलेगा। तो वहां पे जितने भी आपको जो नोट्स है ना वो वहां पे आप वहां से ले सकते हैं। इसी के साथ ही में अगर आप यहाँ पे ये जो DNS20 कूपन कोड को यूज करेंगे तो इसके थ्रू आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब हमारा जो नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है ऑटोसोमल डोमिनेंट पेडिग्री। अभी हम लोग किसको डिस्कस किए थे, ऑटोसोमल रिसेसिव वाले को डिस्कस किए थे ना, अब हम लोग डोमिनेंट वाले को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, इसका देखिए इसका एक फीचर ये होगा कि ये जो जनरेशन है उसको स्किप नहीं करेगा, हर जनरेशन में ये शो होगा। तो ऑटोसोमल जो डोमिनेंट पेडिग्री है उसके अंदर जो ट्रेड है ये बहुत कॉमन टाइप ऑफ ट्रेड है जो कि पेडिग्री में देखने को मिलते हैं। ये ट्रेड हर जनरेशन में प्रेजेंट होते हैं एंड अफेक्टेड इंडिविजुअल जो है वो ट्रेड को ट्रांसमिट करता है टू देयर हाफ ऑफ देयर चिल्ड्रन, एंड ये किसी भी तरह से जेंडर बायस नहीं होता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है, ये हर तरह के इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट होता है। मतलब मेल और फीमेल दोनों को इक्वली अफेक्ट करता है। अगर हम लोग बात करें फ्यू ऑटोसोमल डोमिनेंट ह्यूमन डिजीजेस के, तो ये जो है ये प्रेजेंट है एंड सम रेयर ट्रेट्स जो है इनहेरिटेंस पैटर्न को ये ऑटोसोमल डोमिनेंट पेडिग्री के अकॉर्डिंग जो है ये शो होते हैं। फॉर एग्जांपल एक्रेंडोप्लासिया जो है ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस को शो करता है, जहाँ पे स्केलेटल डिसऑर्डर होता है एंड इसकी वजह से ड्रॉफिज्म की जो कंडीशन है वो उस इंडिविजुअल में देखने को मिलता है। वहाँ पे जो स्केलेटल सिस्टम है वो सही से डेवलप नहीं हो पाता है उस इंडिविजुअल का, एंड इस वजह से ड्रॉफिज्म की कंडीशन उस इंडिविजुअल में देखने को मिलती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस, ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस, सेक्स लिंक डोमिनेंट या सेक्स लिंक रिसेसिव, वाइल्ड लिंक इनहेरिटेंस पैटर्न, इसमें उसके क्या
ट्रेड्स के जो फीचर्स हैं वो तो आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है। अगर एग्जाम में पेडिग्री बनाने के लिए दे दे तो आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो आपको इनके बारे में क्या क्या पॉइंट्स पता होने चाहिए हम एक बार मेंशन कर देते हैं, ठीक है। किसी भी तरह का इनहेरिटेंस हो, चाहे ऑटोसोमल डोमिनेंस हो, ऑटोसोमल रिसेसिव हो, एक्स लिंक डोमिनेंट हो, एक्स लिंक रिसेसिव हो, वाई लिंक्ड हो, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस हो, कुछ भी हो, सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि उसके पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है। मतलब वो किस तरह से इनहेरिटेंस को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो वो क्या होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस हर जनरेशन में प्रेजेंट होता है, जनरेशन स्किप नहीं करता है, जेंडर बायस नहीं होता है, बोथ मेल एंड फीमेल में प्रेजेंट होता है। प्रोबेबिलिटी ये होती है कि हाफ ऑफ देयर चिल्ड्रन जो है, अगर अफेक्टेड मेल या फीमेल है, पेरेंट है, तो वो अपने चाइल्ड को वो ट्रांसमिट करेंगे। ये सब पॉइंट्स होगा, ठीक है, मतलब फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरी चीज आपको पेडिग्री पता होनी चाहिए कि अगर एग्जाम में कोई पेडिग्री मान लीजिए दे दिया तो आप ये पहचान सके कि ये कौन सा टाइप ऑफ पेडिग्री है, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन दे दे कि ये टाइप दे दिया है इनहेरिटेंस के पैटर्न का, इसका आप अपने मन से पेडिग्री बना के दिखाइए, ठीक है। उसके बाद आपको डिजीजेस याद होने चाहिए कि ये ऐसे भी पूछा जा सकता है, मान लीजिए टेसज डिजीज पूछ देगा एंड आपसे पूछेगा कि ये किस तरह के इनहेरिटेंस के पैटर्न के थ्रू होता है, या फिर ये किस तरह के जो पेडिग्री है उसका एग्जाम्पल है, या फिर आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि एक टाइप ऑफ पेडिग्री दे दी जाए एंड उसके 3 या 4 एग्जाम्पल्स या 2 एग्जाम्पल्स आपसे पूछ लिया जाए। फॉर एग्जाम्पल ऑटोसोमल रिसेसिव पेडिग्री है या ऑटोसोमल रिसेसिव जो इनहेरिटेंस का पैटर्न है उसके 2 एग्जाम्पल्स आप बताइए, उससे रिलेटेड जो डिजीजेस है दो जो डिजीजेस है उनके आप एग्जाम्पल बताइए, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे अगर आप पेडिग्री पढ़ रहे हैं उसमें जो आप सिंबल्स यूज कर रहे हैं उनका क्या मतलब है, वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, ठीक है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब जो नेक्स्ट है वो है एक्स लिंक्ड रिसेसिव पेडिग्री। इसमें जो ट्रेड्स हैं ये रेयर होते हैं पेडिग्री में, ट्रेड्स जनरेशन को स्किप करते हैं। अफेक्टेड फादर जो है वो ट्रेड्स को अपने सन्स तक नहीं पास ऑन करते हैं। मेल्स जो है वो ज्यादा अफेक्ट होते हैं इन कंपैरिजन टू फीमेल। फीमेल जो है वो कैरियर्स होते हैं एंड यहाँ पे ये कैरियर होती है एंड ये कैसे पास ऑन करती हैं, तो मॉम जो अगर जैसे मॉम है वो कैरियर है तो मदर जो है वो अपना जो अलील है वो सन को देगी एंड सन जो है वो डिजीज होगा। उसके बाद एक्स लिंक्ड डोमिनेंट पेडिग्री की अगर हम लोग बात करें तो जो ट्रेड है ये बहुत ही ज्यादा इसमें कॉमन टाइप ऑफ ट्रेड है जो कि कॉमन होता है पेडिग्री में एंड अफेक्टेड फादर जो है वो पास करते हैं इन ट्रेड्स को टू देयर ऑल ऑफ द डॉटर्स एंड मेल एंड फीमेल जो है वो इक्वली इनकी प्रोबेबिलिटी होती है कि वो अफेक्टेड हो। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीजेस जो है एक्सट्रीमली अनयूजुअल होते हैं, ऑफ्टन ये लीथल होते हैं एंड लीथल का मतलब क्या होता है, लीथल मतलब डेथ कॉजिंग, ठीक है। तो अगर लीथल अलील कहीं पे लिखा है मतलब डेथ कॉजिंग अलील। तो ये जो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट पेडिग्रीज होते हैं या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस होता है इसमें क्या होता है कि ज्यादातर ये जो ट्रेट्स होते हैं इनके जो अलील्स होते हैं ये लीथल होते हैं। इसका मतलब जो बर्थ है उससे पहले ही डेथ हो जाती है इन मेल्स एंड ये जो है किस में देखने को मिलता है, फीमेल्स में देखने को मिलता है बहुत सारे ऐसे कंडीशंस में। एंड फॉर एग्जांपल स्किन लेजन्स हो गए, ये इसके एग्जांपल हो गए। एक्स लिंक रिकेट्स हो गया जो कि बोन लीजन होता है, ये एग्जांपल होता है एक्स लिंक डोमिनेंट पेडिग्री का या एक्स लिंक डोमिनेंट पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस का, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। वाई लिंक इनहेरिटेंस,
वाइलिंग पेडिग्री, ये क्या होगा, यहाँ पे वाइलिंग लिखा हुआ है ना, वाई कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मेल में कि फीमेल में, मेल में प्रेजेंट होता है ना, तो ये इनहेरिटेंस कैसे शो होगा, मेल द्वारा, सन द्वारा वो शो होगा, ठीक है। ट्रेस जो कि कहाँ पे प्रेजेंट हो, वाई क्रोमोसोम पे, सिर्फ और सिर्फ जो कि कहाँ पे पाए जाते हैं, मेल्स में पाए जाते हैं, ये कभी भी फीमेल्स में नहीं पाए जाते हैं, तो इनका इनहेरिटेंस मेल्स में देखने को मिलता है। फादर का ट्रेट कहाँ पे पास होगा, सन में पास होगा। फादर से डॉटर क्यों नहीं होगा, क्योंकि डॉटर में तो एक्स एक्स होगा ना, तो क्यों होगा। तो फादर से जो पासिस होता है, जो इनहेरिटेंस होता है वो कैसे होता है, सन तक होता है। एंड ये इसके जितने भी सन्स होंगे उनमें ये पास ऑन होगा। डोमिनेंस जो है इररिलेवेंट होता है, यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉपी प्रेजेंट होती है ईच वाइलिंग जीन के, एंड ये हेमीजाइगस कंडीशन को शो करता है। तो अभी तक जो है हम लोग पेडिग्री को डिस्कस कर रहे थे, एंड किस तरह से उसका पेडिग्री जो है वो बनता है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उसके डिजीजेस हैं, क्या पैटर्न वो फॉलो करता है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़े। और कुछ जो पेडिग्रीज हैं, कुछ जो पेडिग्री के टाइप थे उनके पेडिग्री हम नहीं दिए हुए थे, क्योंकि ये आपका होमवर्क है, आपको उसमें जो पेडिग्री है वो ऐड करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि पेडिग्री में जब आप देखेंगे कि किसी भी टाइप को ऑफ पेडिग्री हो, फॉर एग्जांपल एक्स लिंक्ड डोमिनेंस पेडिग्री, तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट पेडिग्री का जब आपको इनहेरिटेंस का पैटर्न पता होगा तभी तो आप उसे एनालाइज कर पाएंगे ना। तो जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है वो कैसे होता है, अब हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक्स लिंक्ड डोमिनेंट पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को डिस्कस करेंगे। तो अगर हम लोग एक्स लिंक्ड डोमिनेंट पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस जिसे कभी कभी एक्स लिंक्ड डोमिनेंस भी कहा जाता है, ये एक ऐसा मोड ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस होता है जिसमें जो डोमिनेंट जीन है वो कैरी होता है ऑन द एक्स क्रोमोसोम, एंड इसके अंदर इस पैटर्न के अंदर ये जो है लेस कॉमन होता है एक्स लिंक्ड रिसेसिव टाइप से। एंड अगर हम लोग इन मेडिसिन की बात करें तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस जो है वो इंडिकेट करता है इंडिकेट करता है जीन को जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए, एंड ये जो जीन है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये जीन प्रेजेंट है एक्स क्रोमोसोम के ऊपर। Only one copy of the allele is sufficient to cause the disorder, and when this inheritance from a parent who has the disorder, it has the capacity to pass on to their children. इसके अंदर क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक इंडिविजुअल है, ये एक्सप्रेस कर रहा है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट एलील को, तो इसके अंदर जो डिसऑर्डर है वो प्रेजेंट होगा, एंड ये कंसिडर होगा एज एन इफेक्टेड इंडिविजुअल। एंड इसमें अगर आप पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को देखें तो जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को शो करता है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे एक चीज लिखा है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, इसका मतलब क्या होता है, इससे पहले भी आप पढ़े होंगे, 12th में पढ़े होंगे, याद करिए थोड़ा सा क्या होता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। देखिए क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस एक ऐसा टाइप ऑफ इनहेरिटेंस होता है जहां पे जो इनहेरिटेंस का पैटर्न है वो फादर से डॉटर में जाए एंड मदर से सन में जाए, तो उसे क्या कहते हैं, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, ठीक है। तो आई होप आपको इसके जो सारे पॉइंट्स हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब जो नेक्स्ट है वो है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट्स जो है वो नेसेसरीली इफेक्ट नहीं करते हैं ज्यादातर मेल्स को, एंड ये ज्यादातर फीमेल्स को इफेक्ट करते हैं।
यहाँ पे जो एग्जैक्ट पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है ये वेरी करता है अलग अलग डिजीजेस में, एंड ये डिपेंड करता है वेदर द फादर और द मदर हैज द ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे जितने भी फादर्स अफेक्टेड होंगे इस डिसऑर्डर से, उनके पास जितने भी डॉटर्स होंगे वो अफेक्टेड होंगे, लेकिन जो सन है वो अनअफेक्टेड होगा। हाउएवर अगर मदर की बात करें तो जो अफेक्टेड मदर है उनके पास जो मदर है अगर वो इफेक्टेड होंगे तो उनके पास जो सन होंगे वो भी अफेक्टेड होंगे, एंड उनके पास ये प्रोबेबिलिटी होती है कि since they are being affected depending on whether the dominant or recessive X chromosome is being passed on, मतलब यहाँ पे जो मदर से सन में ट्रांसमिशन होगा तो उसमें सन के पास ये प्रोबेबिलिटी होगी कि या तो वो अफेक्टेड हो सकता है या तो नहीं हो सकता है। ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि मदर का कौन सा वाला जो अलील है, कौन सा वाला जो क्रोमोसोम है वो उस सन में गया है, ठीक है। और अगर कोई सन है एंड वो क्या है, वो अफेक्टेड है, इसका मतलब ये है कि जो मदर है उसके पास क्या है, वो मदर अफेक्टेड है, एंड कुछ ऐसे एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट कंडीशन है जो कि क्या होते हैं, एम्ब्रियोलॉजिकल लीथल होते हैं मेल के केसेस में, एंड इस वजह से ये जो डिजीजेस हैं या ये जो डिसऑर्डर है ये कहाँ पे शो होते हैं, फीमेल में शो होते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए। हो गया। उसके बाद एक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन या फिर एक्स लिंक्ड रिसेसिव पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन यूजुअली प्रेजेंट होता है मेल के अंदर। यहाँ पे मेल जो कि एक्स लिंक कंडीशन से इफेक्टेड है ये पास ऑन नहीं करते हैं इनवेरिएंस को टू देयर सन, एंड ये हमेशा पास करते हैं अपने एक्स क्रोमोसोम को टू देयर डॉटर्स। एंड कंडीशंस अगर रिसेसिव हुए तो यहाँ पे जो डॉटर है वो कैरियर हो जाएंगे एंड कैरियर की तरह एक्ट करेंगे, एंड फर्दर जो उनके जनरेशन है उनको डिजीज को कॉज, जो डिजीज है उसको जो डिजीज है उसको वो पास ऑन करेंगे। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए अब नेक्स्ट जो है हम लोग ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस को पढ़ेंगे। ऑटोसोमल डोमिनेंट जो है इनहेरिटेंस एक ऐसा तरीका होता है जिसमें जो जेनेटिक ट्रेड्स हैं वो पास होते हैं एक पेरेंट से टू देयर चाइल्ड, एंड यहाँ पे जो ट्रेड है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, मतलब एक पेरेंट जो है उसके लिए ये जरूरी है कि उसके पास अल्टर्ड जीन हो एंड वो कैपेसिटी रखता है कि वो पास ऑन कर सके इसको टू देयर नेक्स्ट जनरेशन। हाफ ऑफ देयर चिल्ड्रन जो है उस पेरेंट के जिनके पास ऑटोसोमल ट्रेट प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, उनके पास ये जो ट्रेट है वो आ जाएगा, एंड ओनली अ चांस दैट दिस डीएनए ऑफ द स्पर्म ऑफ एग कैन बी पास ऑन टू द चिल्ड्रन फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ये डिपेंड करता है कि जो फादर है या फिर जो मदर है उसके पास अल्टर्ड जीन प्रेजेंट है या नहीं। अगर एक के पास भी प्रेजेंट है, उनके जो गैमेट्स है अगर उनमें प्रेजेंट है तो वो जो है उसके उनके जो ऑफस्प्रिंग है उन तक ये जो अल्टर्ड जीन है वो पहुंचा सकता है, एंड जो डिजीज है या फिर जो डिसऑर्डर है उसको वो पहुंचा सकता है, वो जो ट्रेट है उसको वो पहुंचा सकता है। जो मेन फीचर होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस का, इसमें ये होता है कि मेल और फीमेल अफेक्ट होते हैं इन अ रफली इक्वल प्रोपोर्शन। इंडिविजुअल
इंडिविजुअल्स मोर देन वन जनरेशन अगर इफेक्टेड है तो वो जो है इसको ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस जो है जनरेशन को स्किप नहीं करता है एंड समटाइम्स जो कंडीशन है वो अराइज होता है फ्रॉम द फर्स्ट टाइम इन द अफेक्टेड इंडिविजुअल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ज्यादातर ऐसा होता है कि अगर कोई अफेक्टेड है इसका मतलब उसके पेरेंट्स अफेक्टेड रहे होंगे ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि एंसेस्टर्स अफेक्टेड नहीं थे, पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं थे एंड डी नोवो बाय अ चांस उसके अंदर अल्टर्ड जो जीन है वो देखने को मिला। अब ये अल्टर्ड जीन बहुत सारे कंडीशन के वजह से हो सकता है, ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, ड्यू टू अल्टर्ड जीन, ड्यू टू म्यूटाजेंस हो सकता है, ठीक है। तो उसके वजह से सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर अल्टर्ड जीन आया, लेकिन अब वो अल्टर्ड हो गया मतलब उसके फ्यूचर जनरेशन्स में भी वो कंडीशन देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बाद ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है, देखिए ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें क्या होता है कि अगर कोई पेरेंट है उसके पास ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है तो वो क्या होगा, वो सिम्टम्स को नहीं शो करेंगे एंड इन ऑर्डर इनके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि ये पास ऑन कर सके अपने चिल्ड्रन तक। एंड अगर कोई पेरेंट्स है जिनके पास दोनों ही पेरेंट्स हैं एंड दोनों ही पेरेंट्स में ये जो ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस प्रेजेंट है, मतलब ऑटोसोमल रिसेसिव जो ट्रेट है वो प्रेजेंट है, तब ये प्रोबेबिलिटी होती है कि उनका जो चिल्ड्रन है वो अफेक्टेड होगा। इसमें होगा क्या कि अगर ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न है एंड ये जो है किसी भी तरह के सिम्टम को शो नहीं कर रहे हैं, ऑफ्टन उनके पास ये पता भी नहीं है कि उनके पास जो है ये ट्रेड नहीं, ये ट्रेड जो है वो प्रेजेंट है, क्यों? क्योंकि सिम्टम्स तो शो नहीं हो रहे हैं ना। इस वजह से बोथ पेरेंट्स जो है, अगर उन दोनों ही पेरेंट्स के पास ये अल्टर्ड जीन प्रेजेंट है तभी वो जो चिल्ड्रन है उस वो जो है क्या होगा, अफेक्टेड होगा एंड उसमें जो सिम्टम्स हैं वो शो होंगे। 1/4 ऑफ द चिल्ड्रन विल गेट एन ऑटोसोमल रिसेसिव जीन अगर बोथ पेरेंट्स उनके पास अगर होगा तो, and any chances that occur in the DNA of the sperm and egg can be passed on to the children from their parents, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस की, कि किस तरह से अगर दोनों ही पेरेंट्स अफेक्टेड होंगे तो 1/4 प्रोबेबिलिटी होती है कि उनके जो चिल्ड्रन है वो भी अफेक्टेड होंगे। बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनमें ये अल्टर्ड जीन प्रेजेंट होता है लेकिन उनमें वो सिम्टम नहीं शो होता है। ये ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है तो जनरेशन को स्किप भी करेगा। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एट लास्ट आई होप जितनी भी चीजें अभी तक हम लोग पढ़े हैं पेडिग्री के बारे में, उसके एनालिसिस के बारे में, पेडिग्री क्या होता है, एनालिसिस क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, क्या पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस होता है, उनको पेडिग्री के थ्रू हम लोग पढ़े हैं। एंड कुछ सारे तो नहीं लेकिन कुछ पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस जो है आज हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा उसका जो इंट्रोडक्शन है उसको हम लोग पढ़े हैं। बाकी जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है इससे रिलेटेड जो भी सारा जो इसके जो पॉइंट्स हैं एंड जो सारी डिटेलिंग है ये सारी चीज़ें हम ऐप में पढ़ाए होंगे, ऐप में हम पढ़ाए हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। एट लास्ट अगर आप चाहते हैं कि आपका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स को आप पढ़ें और समझें तो आप हमारे जो नवोदय बैच है उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। विद इन 3 मंथ्स आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट होगा एंड जो कोर्स की जो ड्यूरेशन और वैलिडिटी है ये टिल द एग्जाम डेट रहेगी। ऐसा बहुत सारा टॉपिक होता है जो कि यूट्यूब पर जो है अवेलेबल नहीं होता है, बहुत सारे टॉपिक्स जो है बहुत ज़्यादा लेंथी होते हैं एंड सिलेबस खुद इतना बड़ा है। तो जो सारे टॉपिक्स हैं वो ऐप में अच्छे से पढ़ाए गए हैं, अच्छे से कवर हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं
कि आप जो है अपना जो सिलेबस है उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ें और समझें, तो आप हमारे नवोत्थो बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अंदर आपको जूलॉजी के साथ ही में केमिस्ट्री एंड बॉटनी की क्लासेस भी मिलेंगी। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप यहाँ पे ये जो नंबर है इस पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं। एंड ये जो DNS20 कूपन कोड है आप इसको यूज कर सकते हैं, जिससे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर कि आप जो भी पढ़ें, जिस दिन पढ़ें उसी दिन आप उसका नोट्स अच्छे से तैयार कर लें। एंड अच्छे से जो आप जितनी भी चीज़ें, अगर आज आप मान लीजिए 2-3 टॉपिक पढ़े तो आज ही आप उसका नोट्स बना लें एंड आज ही उसको आप अच्छे से याद भी कर लें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।